क्या याद है आपको वो घर का बरामदा, वो आंगन जहां पहले दादी नानी के साथ पेड़ की छांव में बैठकर अमरूद खाया करते थे, चंपी किया करते थे। चंगा बत्ती याद है आपको? चंगा बत्ती जो खेला करते थे बरामदे में। पता नहीं, जैसे शाम होने लगती थी तो एक शीत लहर शरीर को छू कर गुजरती थी। वो याद है जब हम पेड़ की छाल पकड़ के वहां नीचे बैठ के अपने कजिन्स के साथ, भाई बहनों के साथ अपने बचपन को जिया करते थे, उनकी डालियों पर झूला झूला करते थे। लेकिन आज पता नहीं क्यों ना वो गांव मुझे नजर आता है, ना गांव का पेड़ नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे दादी नानी के जाने के बाद से बचपन गुम सा हो गया है। एक शीतलहर, ठंडी छांव और अपनापन जो कहीं गुम हो गया है। पता नहीं क्यों आज मुझे महसूस होता है। हाय, दिस इज मी माहिया और आपने ट्यून इन किया है बॉक्स एफएम। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की आप सभी को ढेरों ढेर शुभकामनाएं। शुभकामनाएं देनी चाहिए क्या? मुझे लगता है शायद नहीं, या शायद हाँ। चलो, क्यों ना हम एक्सपर्ट से पूछे, क्यों ना हम उनसे पूछे जो इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। कौन है? सबसे पहले उनके बारे में जानते हैं। जब इंसान की तबीयत बिगड़ती है तो इलाज खोजता है, मगर जब धरती बीमार पड़ती है तो हम खामोश रह जाते हैं। न पानी की फिक्र, न पेड़ों की परवाह, और प्लास्टिक जो से रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका हो। आप सुन रहे हैं बॉक्स एफएम और आज का जो शो है वो सिर्फ एक बातचीत नहीं, बल्कि एक चेतावनी, एक जिम्मेदारी और एक उम्मीद है। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की। एक ऐसा दिन जो सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि धरती के लिए एक पुकार है। बचाइए पानी, कहिए प्लास्टिक को ना, और लगाइए हरियाली के बीच। क्या पर्यावरण की रक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी है, या फिर हमें भी अपने हिस्से का जंगल उगाना होगा? क्यों जरूरी है हर घर में एक पौधा लगाना? कैसे प्लास्टिक धीरे धीरे जहर बनकर लौटता है हमारी थाली में? क्या पानी बचाना अब हमारी सबसे बड़ी पूंजी है? इन सभी सवालों के जवाब लेकर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी, जिनके पास 41 वर्षों का चिकित्सा अनुभव और जिनकी सोच सिर्फ शरीर की सेहत नहीं, धरती की सेहत तक जाती है। तो चलिए स्वागत करें एक ऐसे डॉक्टर का जिन्होंने नब्ज इंसान की ही नहीं, प्रकृति की भी पकड़ी है। बॉक्स एफएम पर आज का एपिसोड है पर्यावरण, पानी और पेड़ के नाम। सुनिए, समझिए और चलिए मिलकर इस धरती को फिर से सांस लेने की जगह बनाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी आपका बॉक्स एफएम स्टूडियो में एक बार फिर से। हाँ, नमस्ते सारे श्रोताओं को भी और माही आपको भी जी। सर, आज का जो हमारा विषय है वो वैसे तो किसी को परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने आप में एक ऐसा विषय है जो पता नहीं क्यों गुम होता जा रहा है, जो लुप्त होता जा रहा है। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि गांव का वो बरामदा, वो आंगन जहाँ पे पहले शाम होते ही एक शीत लहर चला करती थी, उस बरामदे को पूरी दिन की गर्मी में जब वो गर्म हो जाया करता था तो शाम को पानी डाल के उसको ठंडा किया जाता था, और लाइट्स जाने पर एहसास ही नहीं होता था कि लाइटें गई हैं। ऐसे बाहर पेड़ की छांव में और पेड़ की हवाओं में बैठा करते थे। लेकिन ऐसा आजकल हो रहा है कि पर्यावरण, पेड़ पौधे सब कहीं लुप्त होते जा रहे हैं। क्या मानते हैं आप इस पे? नहीं, लुप्त तो नहीं हो रहे हैं। एक्चुअली में हुआ क्या है कि बहुत सारे लोग अब ये मानने लग गए हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। होता क्या है कि जब समय का जो परिवर्तन आता है, जहाँ आपको एक भ्रम दिया जाता है कि आपका काम कोई और करेगा। जैसे अभी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये सब काम सरकार करेगी। हमने जो एक संस्था बनाई है, एक तंत्र विकसित किया है, वो सारा काम वो तंत्र करेगा, सिस्टम करेगा जी। अब सिस्टम अपने आप को आपका मालिक मानता है वो आपका नौकर थोड़ी मानता है। कोई आदमी आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, तो वो आपके नीचे काम थोड़ी करेगा, इसके लिए एफर्ट थोड़ी डाल रहा है। तो ये साइकोलॉजी, ये मनोविज्ञान हमें समझना पड़ेगा। तंत्र तो एक व्यवस्था चलाने के लिए है, और देखा ये गया है कि तंत्र तो व्यवस्था में रुकावट ज़्यादा डालता है और आपका शोषण ज़्यादा करता है। क्रिएटिव वर्क करते हैं लोग उसमें भी, लेकिन
संख्या दुर्भाग्य से कम है उनकी। सो हमें तंत्र से हटके जब ये हम तय कर लेंगे कि ये काम हमारा है, हमें करना है, और क्योंकि इससे पहले आदमी ने अपने जीवन को खुद ही संवारा था सदा। आज से आप 20,000 साल पहले जाओगे, 1,00,000 साल पहले जाओगे, तो उसमें कोई तंत्र थोड़ी होता था। तो आपको आपका अपना जीवन आप ही को संवारना था, खुद की रक्षा भी आप ही को करनी थी, आपके भोजन पानी, आपके स्वास्थ्य, सबका ध्यान आपको रखना था। तो उसमें भी धरती पे लोग रहते थे, उन्होंने अपना ध्यान रखा। जीव जंतु हैं वो अपने तंत्र के हिसाब से अपने आप को ढालते हैं, कीड़े मकोड़े, चींटियाँ, पक्षी, ये सारों को देखो आप, सब अपने जीवन को अपने हिसाब से ढालते हैं, उनके लिए कोई सिस्टम काम थोड़ी करता है जी। तो हम लोग इस एक भ्रम में बैठे हैं। तो जिस दिन हमारा ये भ्रम टूटेगा कि नहीं, काम तो हमें ही करना है और हमारा वातावरण है, ये हमारे लिए है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए है, तो जिस दिन ये भावना आपके अंदर विकसित होगी, उसी दिन आप वातावरण पे काम करना शुरू करोगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई परिवर्तन आ गया है, खाली हम एक भ्रम की स्थिति में हैं, सुषुप्तावस्था में हैं, हम सो रहे हैं अभी। तो हमें थोड़ा झकझोर के जगाने की ज़रूरत है, और इसीलिए ये वार्ताएं वगैरह की जाती हैं, इसलिए पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि पर्यावरण दिवस भी लोगों ने अभी व्हाट्सएप पे मैसेज एक पेड़ का भेज के, पौधे का भेज के, गुलदस्ता भेज के पूरा कर लेते हैं। वो गलत है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलग तरह के लोग होते हैं, लेकिन करने वाले भी होते हैं। तो लोगों को डायरेक्ट करना है कि मैसेज भेजने की बजाय उस दिन आप, पर्यावरण डे है तो साल में एक बार मनाते हैं, तो साल में एक पेड़ लगाओ, या वातावरण से संबंधित कोई भी एक काम करो। तो 140 करोड़ लोग यदि एक काम करते हैं, चाहे वो एक ही दिन करो साल में, तो 140 करोड़ काम होते हैं। आप पेड़ भी लगाओगे तो 140 करोड़ पेड़ लग जाएंगे। आप पार्क की सफाई करोगे तो 140 करोड़ पार्क साफ हो जाएंगे। तो कोई भी करो, नदी साफ करोगे तो सारी नदियाँ साफ हो जाएंगी। एक दिन करो साल में, तो इसलिए मनाया तो इसलिए जाता है ये। तो इसके लिए लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा, संगठित करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ व्यक्ति होते हैं, वो प्रयासरत रहते हैं, और उनके प्रयासों से ही धरती पे परिवर्तन आया है। आज तक धरती पे सत्ता से परिवर्तन नहीं आया है। सत्ता तो अपने आप को बनाए रखने में, अपना शिकंजा कसने में व्यस्त रहती है। परिवर्तन तो जो विचारक होते हैं ना, समाज हो, चाहे देश हो, चाहे विश्व हो, उसमें परिवर्तन सदा विचारक लोग लाए हैं, और वो विचारक लोग बड़े साधारण लोग होते हैं। तो परिवर्तन सदा साधारण लोग ही लाते हैं। राइट। सो सर, जैसे अभी हमने जिक्र भी किया अपनी बात में कि ये जो भावना है ये अंदर से आनी चाहिए किसी के भी। सो वो कैसे आएगी, मतलब कब इंसान को ऐसा लगेगा कि अब मुझे पर्यावरण के बारे में सोचना चाहिए? वो एक स्पार्क कब महसूस होता है? देखिए, स्पार्क दो चीज़ों से आता है यूजुअली, 2 या 3 चीज़ें मानो आप। एक तो बातचीत से आता है। आप कहीं बैठे हो और आप बातचीत कर रहे हो। जयपुर के पास में ही एक कोई जगह है, दूदू के पास में, मैं नाम तो अभी मेरे ध्यान नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर एक है लक्ष्मण सिंह जी। तो वो जब यंग थे तो गांव बड़ी दुर्दशा में था, बड़े गरीब लोग थे, वहाँ पर पानी की बहुत कमी थी। तो दोस्त बैठे थे, बैठे बैठे उन्होंने कहा, यार पानी की बड़ी समस्या है देश में, क्या करें हम लोग, सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। तो उन लोगों ने तय किया, और ख़ास करके लक्ष्मण सिंह जी ने उनको डायरेक्ट किया, मतलब उनके नेतृत्व किया, कि अपने गांव में जो जोहड़ है ना, इसको अपने ठीक करते हैं। तो वो लोग लगे रहो, जोहड़ को उन्होंने ठीक किया। लकीली उस साल बहुत अच्छी बारिश हुई, तो पानी जो इकट्ठा हुआ था वो इतना ज़्यादा हुआ कि वहाँ भी भर गया, और आसपास के जो सूखे कुएँ थे 2 या 3 वो भी भर गए। और उस जोड़ की वजह से आसपास के गाँव के लोग भी पानी लेने वहाँ आने लग गए। तो उससे प्रोत्साहित होकर उन्होंने गांव के अंदर वो उसका काफ़ी, आप थोड़ा गूगल पे सर्च करो तो पूरा मिलेगा जी। तो वो गांव आज राजस्थान के धनी गांव में से एक है, और वो पानी से रिच है, वो अपनी ही खेती करते हैं। उन्होंने ऐसा वो चौका बना करके, चौका सिस्टम ऑफ इरिगेशन डेवलप किया। तो ऐसे स्पार्क एक तो बातचीत से आती है, दूसरी पढ़ने से आती है। मैं एक किताब पढ़ रहा था एक बार, तो उसमें कहा कि आप लाइफ के एक फेज़ के बाद में जब आपको लगे कि मुझे कुछ करना चाहिए, गिव बैक करो। मेरे को ज़िंदगी ने इतना दिया है,
अब मैं वापस क्या दूं, तो छोटे मोटे काम मत करो, कोई भी काम करो वो ऐसा करो जिसका इम्पैक्ट अगले 50 साल तक रहे। तो अब 50 साल तक जो मुझे नज़र आया, जो फर्स्ट मेरे जो क्लिक किया कि भाई ऐसा काम, तो मेरे आया कि पेड़ 50 साल तक आराम से ज़िंदा रह सकता है। तो फिर मैंने अपने मित्रों के सहयोग से, और चूरू ज़िले के अंदर हमारा गांव है, उस पे मुख्यतः एक दो जगह और भी ट्राई किया। वहाँ लोगों का, 2-4 लोग तो बहुत एक्टिव थे, लेकिन बाकी लोगों का सहयोग नहीं मिला इतना जितना मिलना चाहिए। तो फिर एक मैंने फोकस करके, जैसे हमारे एक खुद का गांव है मेरा चूरू ज़िले में, तो वहाँ पर हमने जो फलों वाले पेड़ लगाने का अभियान किया। तो वो दूसरा स्पार्क कैसे आता है, पढ़ने से आता है। और तीसरा आदमी ऑब्जर्व करता है। अब जैसे मैं मेरे गांव में पेड़ लगा रहा हूँ, तो मैंने देखा कि कुछ लोग अपने आप इनिशिएट हो रहे हैं वो देख करके, और वो अपने हिसाब से लगाने लग गए। कुछ लोगों में फिर समय के साथ एक प्रतिस्पर्धा की भावना भी आएगी, हेल्दी कंपटीशन जिसको हम कहते हैं कि भाई उसने लगाए तो मैं भी लगाऊंगा। तो फिर वो हेल्दी कंपटीशन से होता है। एक होता है मजबूरी हो जाए, और एक कहता है जन चेतना। जैसे ये डोल का बाट जो तोड़ रही है गवर्नमेंट, जो जिसको काट रही है, तो उसमें पब्लिक की आवाज़ उठ रही है, पूरे इंडिया से उठ रही है जी। तो उसका फिर सरकार पे दबाव पड़ेगा। तो फिर एक ये जन चेतना ऐसे विकसित होती है। तो ये बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो आपके स्पार्क को जगाती हैं, और लोग साथ आने को तैयार रहते हैं, लेकिन वो आपने कहा वही बात है कि स्पार्क है वो जगानी पड़ती है। चिंगारी होगी तो फिर वो उससे अग्नि होगी, अग्नि से फिर रोशनी फैलेगी। वो ज़िंदगी का ये एक बेसिक फंडामेंटल है। बिल्कुल सर, आपसे अगर मैं पूछूं तो आपके अंदर कब ये स्पार्क आया था कि मतलब आपको पर्यावरण के लिए इतना सोचना है, या कब आपको ऐसा लगा था? क्योंकि मैंने सुना है आपकी अपनी एक नर्सरी भी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, एक्चुअल में हुआ क्या है कि मैं बीमार मेरे पास जब आते थे, मैं एक्टिव जो प्रैक्टिस करता था तब, तो जो ही मौसम थोड़ा सा बदलता तो लोग बड़े खांसते हुए आते थे, बड़े खांसी आती थी। दूसरा, मैं अपने गांव में जब जाता तो वहाँ कैंप वैम्प लगाता था, मैं मेडिकल लोगों को देखता था वहाँ पे। तो उसमें मैंने देखा 90% लोगों के कोई न कोई न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है। तो इट मीन्स हम भारत के लोग, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, तरह तरह के मिनरल्स हैं, वो पर्याप्त मात्रा में हमें उपलब्ध नहीं हैं। शहरों में जो मिलते हैं वो उसमें पोल्यूशन होता है, क्योंकि वो वहाँ का जो पर्यावरण है जहाँ पे वो पेड़ पौधे फल सब्जियाँ लग रही हैं वो अच्छा नहीं है। और गांव में लोगों को ज्ञान नहीं है और साधन नहीं है और उनके पास अप्रोच नहीं है। तो फिर मैंने कहा ना, वो किताब मैंने पढ़ी तो उसमें आया था कि कोई ऐसा काम यदि करना चाहो ज़िंदगी में कभी, तो ऐसा करो जिसका इम्पैक्ट कम से कम 50-60 साल तक रहे। तो उस काम का और आपकी जो मेहनत आपने करी उसका इम्पैक्ट लास्टिंग है, वो आगे बढ़ता ही रहेगा, अनंत काल तक वो चल सकता है। आपने छोटा सा कोई काम कर दिया तो वो तो चीज़ ख़त्म हो जाती है, महीने 2 महीने में 4 महीने में। आपने किसी को खाना खिला दिया, एक दिन खाना खिलाने से कोई सर्व नहीं होता। तो इसलिए आया, तो वो एक तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, और ये तो फिर मैंने अपनी छत के ऊपर जैसे मेरी सब्जियां वगैरह मैंने ग्रो करनी शुरू करी, सारी की सारी करीब मैं सारी वहीं तैयार करता हूँ। और फिर अपने आप ही जहाँ हरियाली होगी वहाँ पक्षी भी आएंगे जी, कीड़े मकोड़े भी आएंगे। उनसे क्या है कि पीपल लगने लग गए, और बरगद के पेड़ मेरी छत पे लगने लग गए। अच्छा। नीम के पेड़ लगने लग गए। तो मैं कहा इनको क्या करें, फिर पेड़ों से आपको प्रेम होता है, तो फिर मैंने वो लगाने शुरू कर दिए। और ऐसे करके फिर वो एक प्रोजेक्ट, और फिर ये इंस्पिरेशन मिला कि भाई पेड़ तो फलदार होंगे तो लोग उसका ध्यान खुद रखेंगे। छाया वाले का लोग ध्यान नहीं देते, पानी की कमी है जैसे जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो फलों के पेड़ के एक लोगों का अपना होता है कि हमारे घर में फल लगेंगे। तो उसमें मेरा जो प्रोजेक्ट वहाँ का मैंने रखा है वो है कि उस गांव में मैं करीब 4000 आंवले, 4000 आपके जामुन, और करीब 4000 बेलपत्र, और इसके अलावा 4000 बाकी, तो करीब 16 से 20,000 हमें फलदार पेड़ एक गांव में लगाएंगे हम। तो एक बड़ा काम होगा यदि हम इसमें सफल होते हैं, तो ये बड़ा काम होगा कि एक गांव में 20,000 बड़े फल वाले पेड़ हों। तो गांव की इकोनॉमी भी चेंज हो जाएगी, और उससे
लंबे एरिया में इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। वाओ। ये होता है, पूरे लंबा इम्पैक्ट पड़ता है इनका आसपास के सारे गाँव में। अब मेरे पास आने लग गए हैं आसपास के गाँव के लोग भी जी। कि हमारे यहाँ भी ये प्रोजेक्ट शुरू करो, तो वो एक इम्पैक्ट आता है। बहुत खूब, मतलब इतना कमाल का इम्पैक्ट आज की तारीख में सुनना करना बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत लोग कर रहे हैं। हाँ, मैं ये जानना चाह रही थी कि लोगों का रिएक्शन कैसे आता है, मतलब लोग जुड़ते हैं आपसे? अपने आप जुड़ जाते हैं। जैसे अभी मैं बेंगलोर गया तो वहाँ मेरे एक दोस्त मिले, तो उन्होंने फ़ौरन कहते 5,000 रुपये के पेड़ मेरी तरफ से लगाते हैं नर्सरी में। मैं पैसे नहीं लेता हूँ किसी से, नर्सरी में। मैंने कहा कोई आप पैसा दे दो, तो उन्होंने 1 मिनट भी नहीं लगाया, नर्सरी में पैसे शिफ्ट कर दिए। एक मेरे यहाँ दोस्त हैं नवीन श्रीवास्तव हैं, तो उनका भी ये था, बात चलते ही उन्होंने आराम से मेरे को है ना करीब 500 पेड़ दे दिए। तो बहुत सारे लोग हैं दुबई वगैरह में, कई मेरे फेसबुक के मित्र हैं, स्मिता जी हैं वहाँ पर दुबई में रहती हैं या मस्कट में रहती हैं, तो वो हर साल पेड़ लगाती रहती हैं। तो बहुत सारे लोग हैं। अपने एक श्रोता भी हैं प्रोग्राम के, कविता मुंजाल वगैरह, वो रेगुलरली महीने 2 महीने में 1-2 पेड़ दे जाते हैं, कभी 2 कभी 5। तो ऐसे लोग फिर करने लग जाते हैं, फिर लोग अपने घरों में लगाने लग जाते हैं, वो देने लगते हैं। और आप रेगुलर लेते हो तो नर्सरी के जो होते हैं वो भी आपको डिस्काउंट देने लगते हैं, थोड़ा बहुत सरकारी नर्सरी से आपको पेड़ मिल जाते हैं। तो काम करने लग जाओ तो आपके साथ देने वाले लोग काफ़ी हैं। लेकिन मैं यहाँ राय सबको ये देना चाहूँगा कि आप किसी से पैसा डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए। इस तरह के काम जो करते हैं, पैसा नर्सरी में जाना चाहिए, आपको वहाँ पेड़ की डिलीवरी लेनी चाहिए। तो उससे क्या है कि लोगों का ट्रस्ट बढ़ जाता है और आपसे कोई फाइनेंशियल भूल चूक भी नहीं होती है। कई बार हम पैसा ले लेते हैं, एंट्री करना भूल जाते हैं और होते हैं, फिर वो बाद में उससे बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पैदा हो जाती है। वाओ, शानदार से सुन के इतना अच्छा लग रहा है कि आपके इस इनिशिएटिव में लोग जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि आजकल लोगों में जागरूकता है, लेकिन जैसे अपने कहा कि एक वो स्पार्क काफ़ी लोगों में आना बाकी है, तो स्पार्क आते ही मुझे लगता है ये चीज़ें और मल्टीप्लाई होने लगेंगी। पर्यावरण को लेके चिंताएं पूरी हैं। और पर्यावरण का क्या है कि सिर्फ हम पेड़ पौधों तक ही हमें सीमित नहीं रहना चाहिए। देखिए, हमारे जो आप अभी बात कर रहे थे प्लास्टिक की इंट्रो के अंदर, तो ऐसा माना जाता है कि एक समय ऐसा आ जाएगा यदि हमने नियंत्रण नहीं किया तो कि हमारे मछलियाँ कम होंगी और प्लास्टिक तैरता हुआ ज़्यादा होगा। बिल्कुल। और मछलियों का मरना एक बड़ी भूखमरी पैदा कर सकता है, क्योंकि मछली नहीं मरती है, मछली नहीं मरती है, मछली के साथ पूरा एक इकोसिस्टम ख़त्म होता है। क्योंकि मछली समुद्र की है, वो समुद्र के तकरीबन हर जीव का भोजन है। हर जीव मछली तो खाता है समुद्र में, और क्या खाएगा। तो मछली प्रकृति ने बनाई ही भोजन के लिए है, मनुष्य का भोजन ही नहीं है, वो दूसरी मछलियों का भी भोजन है। प्लस दूसरे जो भी जीव हैं समुद्र में, वो किस पे जिंदा है? मछलियों पे। अब आपने पूरा इकोसिस्टम ख़राब कर दिया। फिर पूरी वेजिटेटिव लाइफ है समुद्र में, अंदर बहुत वेजिटेटिव है। जीवन की शुरुआत भी समुद्र से ही हुई है। और समुद्र में जो मैंने कहा ना, ऑक्सीजन कैसे बनती है प्रकृति में, पिछली मेरी टॉक में मैंने बताया था कि हाइड्रोजन H2O, HO, द हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो ये जब जुड़ते हैं तो तब तो पानी बनता है। अब इसमें से जब हाइड्रोजन को फ्री कर दिया जाता है तो फिर वो ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो वो ऑक्सीजन तो हमारे काम आती है। तो हमारी जो टोटल ऑक्सीजन है पृथ्वी पर, उसकी 25% ऑक्सीजन हमें समुद्र से मिलती है, 30 तक भी मिल जाती है। तो समुद्र में यदि आपने उसके जीवन को नष्ट कर दिया, समुद्र की वनस्पतियों को नष्ट कर दिया, तो वातावरण के अंदर ऑक्सीजन की एक बहुत बड़ी कमी आएगी। तो एक ये प्लास्टिक का पोल्यूशन है। इसके अलावा हम देखें कि गैसियस पोल्यूशन, आपकी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, हालांकि दुनिया में पहले से अब बेटर हो गया है, कोल का यूज़ कम हो गया है कंपैरेटिवली, फिर भी इतना कम नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। अब इंडिया में तो काफ़ी कोल का यूज़ हो रहा है। और इसके अलावा कई इंडस्ट्रीज़ और होती हैं जो वातावरण के अंदर गैसेज भेजती हैं। अब उनको न्यूट्रलाइज करने का एक सिस्टम होना चाहिए। इसके अलावा क्या होता है कि दुनिया में खास करके
जो रिच वेस्टर्न वर्ल्ड हैं और इधर ये जो आपके जो पेट्रोल की जो ज़बरदस्त जो ज़मीन से फाइंडिंग हुई और उसकी वजह से जो ये गल्फ़ नेशन रिच हुए, तो वहाँ पर 7 दिन नॉन वेज खाने का एक परंपरा चल गई। अमेरिका वगैरह में लोग 7 दिन कई हैं, तो वो 7 दिन यदि नॉन वेज खाते हैं तो उसके लिए आपको पशु पालने पड़ेंगे। तो पशु के पेट से जो गैस निकलती है वो आपको आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया की जितनी कार, ट्रक, मोटरसाइकिल्स, इनसे जितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उनसे करीब 1.5 टाइम, 1.5 गुना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पशुओं के पेट से निकलती है। ओहो। इतने पशु, क्योंकि आप हमारे यहाँ नहीं है, इंडिया में इतने पशु नहीं है। आप पूरे यूरोप में वेस्टर्न रांचेज हैं, बड़े बड़े लोगों के पास 10, 20, 50 हज़ार पशु हैं। तो वो पशु जब गैस उनके पेट से निकलती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत होती है, तो वो भी पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एक साइंटिफिक स्टडी हुई है कि सारी दुनिया में यदि एक दिन तय हो जाए, 1 डे, सप्ताह में एक दिन, कोई भी दुनिया में मांसाहार नहीं करेगा मनुष्य, तो दुनिया में इतनी जगह खाली हो जाएगी कि इतना अनाज पैदा कर सकते हो कि सारी दुनिया के हर आखिरी आदमी तक 2 टाइम की रोटी पहुंच सके। ऐसा संभव है। हालांकि कहने में बड़ा ऐसा लगता है कि हवा में बात फेंक रहे हैं, लेकिन ये क्योंकि इतनी लैंड फ्री हो जाती है, हम इमेजिन नहीं कर सकते कि जो पशु पालक होते हैं, खास करके यूएसए और यूरोप के, उधर अफ्रीका वगैरह के अंदर, तो वो इतनी ज़मीन पैदा करते हैं। दूसरा उसमें क्या चीज़ होता है कि आप एक एनिमल को 100 कैलोरी खाना खिलाते हो, तो उस पशु को जब आदमी खाता है तो 1 कैलोरी के लिए उसको 100 कैलोरी उसको पहले खिलानी पड़ेंगी। बिल्कुल। पशु का मांस ऐसे थोड़ी बन जाएगा उसकी बॉडी के ऊपर। आप उसको खूब अच्छा खाना खिलाओगे तभी तो होगा ना। तो आप 100 कैलोरी उस पर खर्च करते हो तो आपको 1 कैलोरी उससे वापस मिलती है। तो यदि दुनिया में हम इसको कंट्रोल करें, बंद करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हर एक अपने अपनी चॉइस है, लेकिन वीक में 1 या 2 दिन ऐसे लगे कि हम 5 डेज़, जैसे ऑफिस में 5 डेज़ ए वीक है, तो 2 दिन नॉन वेज बिल्कुल नहीं बनेगा। और पूरे विश्व में ऐसा हो जब, तो काफ़ी लैंड खाली हो जाती है। तो एक तरह का पॉल्यूशन पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। आपके जो खेत, हरियाली खेतों में पैदा हो जाएगी, जहाँ पशु घूमते हैं वहाँ पे आपको हरा जगह मिल जाएगी, आपके गैसेस का रिलीज़ कम हो जाएगा। और इसके अलावा क्या है कि जो बूचड़ खाने होते हैं उनकी वजह से जो पॉल्यूशन फैलता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका प्रिजर्वेशन है, उनको रख रखाव है, उन सब पे इतनी एनर्जी वेस्ट होती है। और वो एनर्जी जनरेट करने के लिए आप पावर प्लांट चलाते हो, आप कितने 10 तरह के पावर प्लांट, तो वो सारों के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। तो यहाँ कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। तो हमें हमारी आवश्यकताएं हर फील्ड में थोड़ी कम करनी चाहिए। यदि हम 20% अपनी आवश्यकताओं को कम कर दें, और हम जानते हैं हमारी बहुत सारी ज़रूरतें जिनको हम मानते हैं वो ज़रूरतें हैं नहीं, वो हमारा अननेसेसरी का ईगो है या लालसा है, या आप एक दूसरे के पीछे भागने का जो कंपटीशन की फीलिंग है, उसकी वजह से हम अननेसेसरी रिसोर्सेज इकट्ठा करते हैं। तो ये एक एस्पेक्ट इसका ये भी है। तीसरा एस्पेक्ट बड़ा अजीबोगरीब सा लगेगा, टॉयलेट पेपर। कहने को कुछ भी नहीं है लेकिन दुनिया में टॉयलेट पेपर बनाने के लिए साल में 1 करोड़ से भी ज़्यादा पेड़ कटते हैं, बड़े पेड़। ओह माय गॉड। 1 करोड़ से ज़्यादा पेड़ कटते हैं। तो अब आपको देखें, यूरोपियन वर्ल्ड में लोग अपने टॉयलेट में वाटर यूज़ बहुत नहीं करते हैं, वो मेनली दे यूज़ टॉयलेट पेपर। तो उससे बड़ा मतलब, अब अमेरिका में क्या है, टॉयलेट पेपर बनाता तो अपने है, लेकिन वो पेड़ कहाँ से मंगवाता है? पेड़ मंगाता है ब्राज़ील से, पेड़ मंगाता है मैक्सिको से, इंडोनेशिया से। अब ठीक है, आपको फिर भी आपको लगता है कि हमारी आवश्यकता है, तो उसकी जगह आपको विज्ञान है वो ऑल्टरनेट भी देता है। वो कहते हैं बैम्बू यूज़ करो, बैम्बू फास्ट ग्रोइंग है, इजीली रिप्लेस कर सकते हो। दूसरा, जो पेड़ आप काटो आवश्यकता के हिसाब से, वो आपकी
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बना है, लेकिन आप एक पेड़ काटो तो आप 5 पेड़ लगाओ। अब हम क्या लगाने वाले मामले में गड़बड़ करते हैं, बिल्कुल, और लगा भी देते हैं तो वो फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। लगाने का मतलब होता है आप कम से कम 4 से 5 साल तक उसका ध्यान रखो। जैसे मैं अपने गांव की बात बताऊं, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं मैं जी। हमने स्कूल के ग्राउंड में करीब 300 के आसपास पेड़ लगाए, 200 या 300 के बीच में कोई नंबर है। अब 4 साल से हम लगातार उनको पानी दे रहे हैं। इस साल जाके वो पेड़ स्टेबल हुए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगले साल हम लोग जब पीक ठंड होगी दिसंबर जनवरी और आगे हम जाके मई जून के अंदर फिर उनको पानी देना पड़ेगा। तो यानी 4 से 5 साल तक आप उनको लगातार पानी दे के प्रोटेक्ट करोगे तो फिर वो क्या अपनी हाइट पकड़ते हैं, तो फिर वो अपने खुद पे ज़िंदा रह सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम ये ऐसा करते नहीं। क्यों? पानी पेड़ तो आपका जैसे हमने वहाँ किया तो पेड़ तो हमारा 10-12 हज़ार रुपये में आ गए वो सारे, लेकिन पानी का बिल है वो 50 हज़ार का है क्योंकि दूर से टैंकर आता है, दूसरे गांव से लेके आता है, वहाँ कॉस्टली होता है गांव के अंदर पेड़ पानी जो है इसको कॉस्टली। तो वो पेड़ों को लगाना आसान काम नहीं है, फिर उनको प्रोटेक्शन भी करना पड़ता है पंचायत की सहायता से। जैसे बकरी नहीं घुसे, गाय नहीं घुसे, वो सब व्यवस्था आपको करवानी पड़ती है, उनका सहयोग लेना पड़ता है, लोग सहयोग देते भी हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि पेड़ काटो आप, लेकिन लगाओ। और दूसरा जो कॉमर्शियल यूज़ है ना, उसमें जंगल के पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। आप पेड़ों की फार्मिंग करो, खेत की जो बाउंड्रीज होती हैं उन पे आप पेड़ लगाओ, उन पेड़ों को काटो जी, उनको रिप्लेस करो। उनके फाइनेंशियल गेन होंगे तो लोग खुद भी करने लग जाएंगे। तो खेत हमें पेड़ों की भी उसी तरह से, जैसे आपको अंडा खाना है तो आप मुर्गी पालते हो ना, तो आपको यदि पेड़ों की आवश्यकता है तो आप पेड़ों की भी खेती करो, पेड़ों को भी पालो, पेड़ों को भी बढ़ने दो और फिर आपको फाइनेंशियल गेन ले, उससे कोई मना नहीं है। लेकिन उसके लिए थोड़ी आप जंगल के पेड़ काट दोगे, आप सड़कों के किनारे पेड़ काट दोगे, या खेत में आपके खेजड़ी लग रही है वो आप सानी काट डाली पैसे के लिए। वो प्रकृति ने लगाई है, तो प्रकृति की लगाई हुई चीज़ आप क्यों काटते हो? आप अलग लगाओ। आपके पास सारा साधन है, आपके पास सारा ज्ञान है। तो हमें इसके क्या है कि सिर्फ जो थ्योरेटिकल चीज़ को हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। मतलब लोग कहते हैं कि अमेरिका में यदि लोग अपने टॉयलेट के अंदर वाटर यूज़ करना शुरू कर दें तो दुनिया में करीब सालाना 50 लाख पेड़ तो आराम से बच जाएंगे। ओहो, आप 20 साल में कितने पेड़ कटते हैं इसका आप इमेजिन करो। 50 लाख तो वरना 1 करोड़ प्लस कटते हैं। मतलब ये मोडेस्ट सा है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी कटते हो, क्योंकि टिश्यू भी पेपर है। और पेपर अब घरों में भी हम हर बात में टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं, हर जगह, एवरीवेयर। ये बनते तो वहीं से निकलेंगे तो पेड़ से ही। तो हम जब यूज़ कर रहे हैं तो हमें पेड़ लगाना भी चाहिए, और बड़ा आसान काम है। आप घर में जो भी फैमिली मेम्बर है उसका कभी बर्थडे आए, कोई मैरिज एनिवर्सरी आए, या किसी हमारे जो बुज़ुर्ग जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं उनका जो एक साल में एक दिन आता है, उस दिन उनके नाम पे उनकी याद में एक पेड़ लगा दो, पौधा लगा दो। हम कुछ भी कर सकते हैं। और सिर्फ प्लांटेशन अकेला नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक का यूज़ हमें रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। हम जो प्लास्टिक यूज़ करते हैं उसको हम यहीं नहीं फेंक दें, उनको प्रॉपर जो आपके जो रिसाइकलिंग है उन तक हम पहुँचें। और दूसरा जो युवा लोग हैं उनको प्रेरित करें कि वो प्लास्टिक रिसाइकल की इंडस्ट्री लगाएं, तो प्लास्टिक रिसाइकल हो, और प्लास्टिक रिसाइकल के प्रोडक्ट को हम खरीदें सो दैट वो इंडस्ट्री एनकरेज हो। तो ऐसे छोटे छोटे काम हम बहुत सारे कर सकते हैं, करना चाहें तो। बिल्कुल, मुझे लगता है छोटे छोटे प्रयास ही आपको हर चीज़ में आगे बढ़ा सकते हैं। और कहते हैं ना कि किसी एक से क्या ही होगा, किसी एक से क्या ही होगा, एक इंसान भी शुरुआत करे तो बहुत कुछ बदल सकता है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, हमारे साथ में है डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी, जो कि आज पर्यावरण पे काफ़ी सारी चीज़ें आपसे बता रहे हैं, कैसे छोटे छोटे प्रयास आप कर सकते हैं, कैसे पर्यावरण को और ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। अभी फ़िलहाल छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं और आप ज़रा ये सुने कि पर्यावरण आपसे कहना क्या चाहता है। हर मिनट 27 फुटबॉल फील्ड जितना जंगल मिट जाता है। सोचिए, क्या आपके बच्चों के सपनों में पेड़ होंगे या सिर्फ बिल्डिंग्स? अगर धरती को एक स्कूल की तरह देखें तो अब तक उसकी रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखा होगा?
क्लाइमेट फेल, पॉल्यूशन फेल, फॉरेस्ट गॉन, पर अभी लेट नहीं हुआ। 5 जून, 5 जून, 5 जून, 5 जून एक मौका है अपने मार्क सुधारने का। लेट्स मेक अर्थ प्राउड, लेट्स कमिट, नॉट जस्ट सेलिब्रेट। 2025 तक 2/3 दुनिया की आबादी को पानी की कमी हो सकती है। क्या हमने पानी के आंसू समझे? 5 जून, बोलती धरती, सुनता कौन? अगर हम आज एनवायरनमेंट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फ्यूचर एक खाली चेक बन जाएगा। ना पानी, ना हवा, न जीवन। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, एक याद, एक कसम, एक कमिटमेंट। छोटी छोटी आदतें जैसे प्लास्टिक कम करना, वाटर सेव करना बड़ा बदलाव ला सकती हैं। लेट्स गो ग्रीन, नॉट ग्रे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे है नेचर की बारी। सुन ले अर्थ डे की फुल ताना मारी। मैं हूँ अर्थ, तू मेरा गेस्ट, पर तू ही बन गया मेरा बिगेस्ट टेस्ट। प्लास्टिक का प्यार और पेपर का मार करता है जंगल पे वार बार बार। हवा को किया तूने स्मोक से टाइट, फिर कहता है वेदर्स नॉट राइट। शावर में घंटों का स्पा बना के सेव वाटर की स्टोरी डाले जाके, पौधा लगा के तू रील बनाता। टिंग के व्यूज पे खुद को भगवान बताता। पेड़ काटता है और कहता प्लॉट है, फिर बोलता है नेचर से तो लव शॉट है। डीजल में घूमता फुल एटीट्यूड, कार्बन फुटप्रिंट में जीरो ग्रेटिट्यूड। एसी चला के कहता हीट वेव, भगवान भी बोले इसको कोई सीख दे। बीच को समझा पिकनिक का हॉल, गार्बेज छोड़ा जैसे दूसरे प्लेनेट का कॉल। फिश ने कहा क्या ये बुफे है, बॉटल चिप्स स्ट्रॉ सब ही ट्रे में है। अब ये सुनो, प्रॉब्लम हटा अब सोल्यूशन पे आ। स्विच कर भाई अब इको मोड में आ। प्लास्टिक हटा सीधा नेचर को प्यार जता। साइकिल चला, कार से थोड़ा ब्रेक ले, पेड़ लगा, फ्यूचर को अच्छे देख दे। सो एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। मैं आरजे माहिया आपके साथ हूँ और हमारे साथ में है डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी, जो कि एनवायरनमेंट पे हमें बहुत ख़ास बातें बता रहे हैं, बहुत ख़ास कदम जो हमें उठाने चाहिए। सर, ये जो अभी अभी आपने गाना सुना है, ये वॉक्स एफएम का ही प्रोड्यूस्ड वर्जन है बेसिकली। सर, इस गाने से हम लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर हम मछलियों की बात करें तो वो कहती हैं कि ये क्या बुफे हैं, पेपर, स्ट्रॉ, प्लास्टिक सब कुछ ट्रे में है। मतलब हम लोग जब भी कहीं जाते हैं, कुछ भी खाते हैं, ये पानी में फेंका और छुट्टी निकल लिए। एक इसमें एक लाइन और भी है कि बीच पे जाते हैं तो ऐसे पार्टी करते हैं जैसे हमारा पार्टी हॉल है, लेकिन कचरा ऐसे फेंक देते हैं जैसे वो किसी दूसरे प्लेनेट का कॉल है। नहीं, ये दुर्भाग्य हमारे देश का है खास करके, और मतलब पूरे जो अपने साउथ ईस्ट एशिया इसी का है। अदरवाइज आप देखो, यूरोपियंस ने अपनी सारे प्रकृति को बचा के रखा है। उनकी नदियाँ साफ़ सुथरी हैं, उनके जंगल, उनके पक्षी वो के वो आपके सब वहीं के भी प्रोटेक्ट कर रखे हैं उन्होंने। और उनकी लोग कहते हैं उनकी जो रिचनेस है, उनकी जो सोच में जो फ़र्क है। कोई छोटे छोटे देश हैं, कोई 5 लाख की आबादी है, कहीं 50 लाख की आबादी है, कहीं 2 करोड़ है, कहीं 1 करोड़ है, और वो देश दुनिया को डोमिनेट करते हैं। हम 140 करोड़ हैं और हम कोई बड़ी चर्चाओं में नहीं रहते हैं, खाली हम यहाँ बैठे ही ज़ोर से हुंकार भरते रहते हैं क्योंकि हम हमारी पृथ्वी को प्यार नहीं करते। फेसबुक पे और आपके यूट्यूब पे एक जेंटलमैन है, सज्जन, पीपल बाबा कहते हैं अपने आप को। अच्छा। उन्होंने लाखों पेड़ लगाए हैं, बड़ी वो छोटे छोटे अपने उनके मैं शेयर करता रहता हूँ मेरे उसके ऊपर फेसबुक भी वॉल पे लोगों को मैसेज देने के लिए। वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं वातावरण के ऊपर। और वातावरण में क्या होता है कि मैंने कहा हम सिर्फ पेड़ों तक ही सीमित नहीं रह सकते हैं। जैसे हमारे जंगल में है, अब हमें हाथी दांत के चूड़ियाँ पहननी हैं उसके लिए आप हाथी मार देते हो। देखिए, दुनिया के जो ऐसा माना जाता है कि जंगलों को हाथियों ने लगाया है।
हाथी क्या करता है कि फल और पत्ते सब खाता है, फिर वो जहाँ भी रुकता है अलग अलग घूमता है, तो वो जब गोबर करता है तो बड़ा एक छोटा सा पहाड़ सा बन जाता है वहाँ पे, जी। तब बड़ा खूब गोबर होता है, तो उसमें कितनी तरह के बीज होते हैं। तो इसी जंगल में पेड़ पास 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 उगे मिलेंगे, एक एक दो दो फीट पे, इतने ही जंगल में कई बार तो आप निकल नहीं सकते, गहरे जंगल ऐसे होते हैं, घने जंगल होते हैं, दिखता नहीं है आदमी से, आदमी निकलना भी मुश्किल होता है। वो सारे पेड़ हाथियों ने लगाए हैं। अब आप सोचो एक जंगल में पहाड़ है और बहुत ऊंचाई के ऊपर पेड़ लग रहे हैं, किसने लगाए वो पेड़ वहाँ पे? हवा से उड़ के बीज नहीं गए वो होता क्या है, कोई खरगोश है या ऐसा कोई हर्बीवोरस है, उसके पीछे शेर लग गया, टाइगर लग गया, तो वो बसता बसता, या उसको दिख गया कि टाइगर आ रहा है या कोई ऐसा जो है भेड़िया आ रहा है, तो वो भागता है और भागता छुपता छुपता पेड़ के ऊपर, वो पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाता है और वो वहाँ पर अपना गोबर करता है, पीठ करता है, पक्षी पीठ करते हैं, जो भी है, तो वो उनमें सब में बीज होते हैं। तो वो वहाँ पर चूँकि वो प्राइम्ड होता है, जो ही बारिश आएगी तो उसके अंदर पूरे खाद तो मिलेगी उसको साथ के अंदर, तो पेड़ तुरंत ग्रो होगा। इसलिए आप देखो पहाड़ों की चोटियों पे, बहुत ऊंची चोटियों के ऊपर भी पड़े वो पक्षी या फिर छोटे जो शाकाहारी जो छोटे जीव होते हैं, जो मांसाहारी जीवों से भागने के लिए वहाँ छुपते हैं, वो सब तो प्रकृति में सब चीज़ें ऐसे लगती हैं। अब गिलहरी है, जैसे आपने सुना है गिलहरी के बारे में, आइडिया आपको? गिलहरी जैसे कोई फल तोड़ती है, उसको वो लालची होती है, 3-4 फल आज तो खा लिए, कल कौन खाएगा, तो वो खोद के जमीन उन फलों को गाड़ देती है छुपाने के लिए। हाँ, कि भी ये कल खा लूँगी, परसों खा लूँगी, तो उसने 5-7-10 गाड़ दिए, अब सारे याद थोड़ी रहेंगे अगले दिन उसको, वो भूल जाती है, तो कुछ अंदर रह जाते हैं फल, और जब बारिश आती है तो वहाँ से पेड़ उगता है। बहुत कमाल। तो नेचर ने सारी चीज़ों की व्यवस्था की है। अब हम लोगों ने गिलहरी मार दी, हम लोगों ने पक्षियों को मारना शुरू कर दिया, तो हम लोगों ने, भाई आप प्रकृति का एक हिस्सा हो, आपकी अपने आप में क्या औकात है? आप इस पृथ्वी की वजह से, इस प्रकृति के जो प्रभावों की वजह से आप विकसित होकर आज यहाँ तक पहुँचे हो, और पूरा जो प्रकृति का काल है, समय काल है, उसमें आपके 70, 80, 50, 40 साल क्या होते हैं, समुद्र में बूंद जैसे होते हैं, तो आप इतना अकड़ के क्यों चल रहे हो? आप क्यों नष्ट करना चाहते हो? और होता क्या है कि बनाने में बहुत समय लगता है, नष्ट आप एक क्षण में कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं सर। छत के ऊपर सीढ़ियों से चढ़ने में बहुत जोर आता है, छत से छलांग मार के जान देने में 1 मिनट भी नहीं लगती। तो हमें प्रयास तो निर्माण का करना चाहिए, और सुविधाएं आप भोगो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप ये सुविधा इस प्रकृति की वजह से ही भोग रहे हो। ये संसाधन, आपने कार खरीद के आप मस्त हो सकते हो, लेकिन कार बनी कहाँ से? संसाधन किसने क्रिएट किए? प्रकृति ने किए। स्टील कहाँ से आया? कोयला कहाँ से आया? आपके रेयर अर्थ, आपके सारा जो ये चिप्स वगैरह जिनसे आपकी कारें चल रही हैं, आपके एरोप्लेन चल रहे हैं, आपके कंप्यूटर्स चल रहे हैं, वो कहाँ से आए? रेयर अर्थ, ये अर्थ ही तो है। तो उसके प्रति आप वफादारी क्यों नहीं निभा रहे हो? उसके लिए कुछ तो करो। आप मकान बनाते हो, फ़ौरन पेड़ काट देते हो। अरे भैया, मैं जानता हूँ एक बड़े राजस्थान के अच्छे बड़े ऑफिसर, उन्होंने मकान बनाया, घर के सामने 2 पेड़ थे, एक आम का एक नीम का, उन्होंने दोनों काट डाले क्योंकि मकान दिखेगा नहीं वरना। ओहो। अरे भाई, इतना बड़ा मकान बनाया, और मैं कहना चाहूँगा, हालांकि मैं तो ब्लंट हूँ इस मामले में, आपके आय के साधनों से 10 गुना महंगा आपने मकान बनाया। अब बड़े अधिकारी हैं, बना सकते हैं, तो पेड़ भी काट दिए। और बाद में क्या करते हैं, अपनी कार जब दोपहर में वो आते हैं, अब रिटायर हो गए, तो पड़ोसी के पेड़ के नीचे खड़ी करते हैं। तो पड़ोसी से उनका थोड़ा स्ट्रेस चलता है, पड़ोसी भुनभुनाता रहता है। पड़ोसी से मेरी बात हुई तो वो बता रहे थे मेरे को तो कि इन्होंने ये तो कर दिया, आपने तो काट दिए, क्यों मकान दिखना चाहिए। मेरे पेड़ के नीचे आकर के गाड़ी खड़ी कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप क्या मकान दिखाना चाहते हो? कौन देखता है शहरों में मकान? किसको फुर्सत है कि ऊंचाई तक नज़रें घुमा के देखेगा? लोग सारे अपने या तो मोबाइल में घुसे पड़े हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, कौन देखता है आपके मकान को? लेकिन आपने एक पेड़ जो अगले 50 साल तक छाया दे सकता था, फल दे सकता था, कितने पक्षी उसमें, कितने कीड़े मकोड़े,
अपने मधुमक्खियाँ, कितनों को जीवों को इससे जीवन मिलता है और आपने 1 मिनट में उसको काट दिया। अभी जैसे मैं एक साइंटिफिक आर्टिकल पढ़ रहा था, ये बात आज हमें एक सपना सा लग रही है या गपबाजी भी लग सकती है जी। वो रिसर्च आर्टिकल कहता है कि आने वाले 100 साल बाद में धरती से फल गायब हो सकते हैं। ओहो। क्योंकि फल किससे लगते हैं? पॉलिनेशन से। आपकी सब्जियां जैसे तुरई वगैरह है कैसे लगेंगी, लौकी है कैसे लगेगी? ये कीड़े मकोड़े तो पॉलिनेशन करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं वो लोग। अब आपके शहर में आपने मधुमक्खियाँ मार दी, बसने नहीं देते, आपने तितलियां पकड़ के मार डाली, जो आपको नज़र आई आपने उसको सुंदर लगी उसको पकड़ के मार डाला। ये नहीं कि उसी ब्यूटी को सराहो, आप फट पकड़ लेते हो उसको, वो मर जाती है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे जीव जो पहले हम देखा करते थे वो गायब हो गए हैं, कीड़े मकोड़े। तो कीड़ों की इतनी कमी हो जाएगी कि पॉलिनेशन होना बंद हो जाएगा। अब आप एक एक पेड़ पे चढ़ के एक एक फूल को, मेल फीमेल को आप मैनुअल पॉलिनेशन थोड़ी कर सकते हो, ये संभव थोड़ी है। अरबों की संख्या में हम लोग हैं, तो फल और सब्जियां गायब हो सकती हैं। तो एंटोमोलॉजी एक बड़ा करियर डेवलप होने वाला है। और आने वाले टाइम में आप देखिए, आजकल जैसे बहुत सारी चीज़ों की बैंक है ना, वैसे इनकी बैंक हुआ करेंगी। लोग कीड़े किराए पे लेके आएंगे। ओहो। ऐसा संभव है। मतलब ये कि ये बड़ा डरावना सा लग रहा है आज, लेकिन ये जैसे हम और चीज़ें हमने होती देखी हैं जो पहले नहीं थी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कीड़े तो हम चारों तरफ से नष्ट होते देख रहे हैं, चिड़िया हम नष्ट होते देख रहे हैं। अब चिड़िया क्या करती है? चिड़िया उन कीड़ों को खाती है जो आपकी फसल को खाते हैं। ओह। तो भाई हमारे यहाँ अच्छा मेंढक होता है। एक बार हम भारत में, कई साल पहले की बात है, 1960s या 70s की बात है, मुझे डेट याद नहीं है, मेंढकों की बहुत मांग हुई थी बाहर। तो भारत सरकार ने के पास फॉरेन करेंसी की बहुत कमी हुआ करती थी, तो उन्होंने बिहार और यूपी से बारिश के टाइम में मेंढकों को एक्सपोर्ट कर दिया। मेंढक गायब हो गए, तो चावल की फसल ख़त्म हो गई, कीड़े लग गए। कैसे? भाई मेंढक होता है, उन कीड़ों को खाता है जो चावल को नुकसान करते हैं। ओह। चाइना में एक बार माओ ने कहा कि उसकी वाइफ ने कोई अपने वो गेहूँ सुखाया था, तो वहाँ बढ़िया चिड़ियों का झुंड आया, तो वो 10% या 15% वो अनाज खा गया। तो माओ सनकी था, उसकी वाइफ भी सनकी थी। उसने कहा ये तो बहुत ख़तरनाक है। तो उन्होंने कहा चिड़िया मारो, ये देश का अभियान चालू कर दिया। तो उन्होंने सारी चिड़िया मार डाली। उसका परिणाम ये हुआ कि अगले 2 साल वहाँ पर, उसको कहते हैं मानव निर्मित अकाल पड़ा। एक तो उनका कोऑपरेटिव करो, अनाज जो सरकार का है ना, उस हिसाब से बिल्कुल दाने से दाना जोड़ के लगाओ तो खूब सारा अनाज पैदा होगा। अब किसान को पता है कि अनाज किस गैप से डालना चाहिए, तो एक तो उससे कम हुआ, ऊपर से कीड़े लग गए, क्योंकि पूरे देश में चिड़िया ही नहीं थी। चिड़िया नहीं तो कीड़े ही कीड़े हो गए, तो कीड़ों ने सारी फसल ख़त्म कर दी। और चाइना में उससे करीब 1 से 1.25 करोड़ लोग मरे। छोटे मोटे नहीं, उसको दुनिया का सबसे भयानक अकाल मानते हैं उसको। और रिकॉर्ड में इसलिए नहीं आया कि चाइना एक ओपेक स्टेट है, बिल्कुल उसके वो अपने आसपास देखने नहीं देती, बाहर खबरें देती नहीं, लेकिन फिर भी जो अंदर से खबरें आई तो 1 से 1.5 करोड़ लोग भूख से मरे, हंगर की वजह से। और सिर्फ इसलिए कि चिड़िया नहीं मिली। फिर उनको चिड़िया बाहर से मंगवाई उन्होंने, फिर चिड़ियाओं को पाल के चिड़ियाएँ वापस छोड़नी पड़ी। तो आदमी अपनी समझ मानता है जिसको, लेकिन सिद्ध ये हुआ है कि प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जो हम समझदारी दिखाते हैं वो बेसिकली हमारी एक तरह की मूर्खता होती है। और ये हम लोग अपने अहंकार की वजह से, और हमारे जैसे देश में जहाँ पर जो पैसा ज़मीन की वजह से आया है, जो हमारे पुरखे छोटी सी बंडीर एक बनियान पहन करके जिन्होंने भूखे रह के जो ज़मीनें बचाई, उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो उस ज़मीन को बेच के बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ख़रीद के घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ बना रहे हैं, और वो ज़मीन है वो कंक्रीट के एक जंगल में कन्वर्ट हो रहा है, वहाँ से हरियाली नष्ट हो रही है। तो इन सब का जो प्रकृति का विनाश है उसका परिणाम तो हमें भुगतना पड़ेगा, और इन सब को रोकने का प्रयास होना चाहिए। और हमें खुद पे ही उसमें रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा कि मैं
अननेसेसरी कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा, चाहे छोटा भी हो, जिससे सीधे तौर पर प्रकृति को नुकसान होता है। ये निर्णय भी हम हर व्यक्ति लेता है। और शुरुआत कोई करो, आप ये मत सोचो कि मेरे अकेले से क्या होगा। आपसे 50 लोग सीखेंगे, 50 लोग समझेंगे। और आज नहीं तो मैं जो कह रहा हूँ, वो जो घटनाएं होने वाली हैं वो कोई 5 दिन में तो होनी नहीं, बिल्कुल। वो अगले 200 से 400 साल में होंगी, 500 साल में होंगी। तो सवाल ये कि हमें हमारे मानव जीवन को पृथ्वी पे रखना है, क्यों हम मानव के रूप में पैदा हुए हैं, तो हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो हमें 500 साल आगे की सोचनी चाहिए। तो उसके हिसाब से यदि हम करेंगे तो 500 साल में समाज बदलता है। तो आप जो यदि सही काम करोगे तो उसका जो परिणाम है वो धीरे धीरे बिल्डअप होगा। मतलब आज इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें पता चली है। ये गिलहरी, मेंढक, चिड़िया, इनके बारे में तो शायद मैंने खुद भी इतना नहीं सुना था ना पढ़ा था, लेकिन काफ़ी समझदारी वाली चीज़ें आज हमें समझ में आ रही है। सो काफ़ी सारे सवाल हमारे चैट बॉक्स में आ गए हैं सर। सबसे पहले कार्तिक का सवाल है जो मैं लेना चाहूँगी। वो पूछना चाह रहे हैं सर कि क्या सिर्फ एक दिन एनवायरनमेंट डे मनाने से कोई फ़र्क पड़ता है, क्या सिर्फ फॉर्मेलिटी बन गया है आजकल? नहीं, यही तो मैंने कहा ना, फॉर्मेलिटी बन गया है हमें। लेकिन उसको आप लोगों की छोड़िए कार्तिक। मैं चाहता हूँ कि आप आज एक पेड़ लगाएं, नहीं लगाएं तो एक पेड़ मेरे पास भिजवा दें, आपके नाम से मैं लगा दूंगा। और आप ये तय करें कि मैं, यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मैं एक दिन नॉन वेज नहीं लूँगा। और ये आपके मित्र जिनके घर में 7 दिन नॉन वेज बनता है, उनको आप मोटिवेट करो कि वीक में एक दिन मत खाओ आप। हम किसी के खाने पे मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन उनको आप ये तो कह सकते हो कि 7 दिन नहीं हो। और आप ये एक तय करो कि भाई मैं अपनी लाइफ में प्लास्टिक वेस्ट इधर उधर नहीं फेंकूँगा, मैं प्लास्टिक वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल करने की कोशिश करूँगा। और जो लोग प्लास्टिक रिसाइकिल कर रहे हैं, यदि उनका कोई प्रोडक्ट है तो मैं दूसरों की बजाय उसको प्राथमिकता दूंगा। तो ये छोटे छोटे काम हम कर सकते हैं। प्लस आप जो कर सकते हो, जहाँ भी कोना मिले छोटा मोटा इधर उधर, बड़ा पेड़, छोटा पेड़, पौधा कुछ न कुछ लगाओ। और किसी को आप उपहार देते हो तो एक उनको पौधा दे दो। और मैं तो फूलों के पक्ष में नहीं हूँ। हम बड़े बड़े फूलों के बुके लेके चले जाते हैं, वो अगले दिन ऐसे ही फेंक दिए जाते हैं। उसमें भी कितना प्लास्टिक रैप हुआ होता है, वो उसके साथ ही फेंके जाते हैं, तो वो आपके सीवर सिस्टम को और चौक करते हैं। उनको एक छोटा सा पौधा दे दो, इंडोर प्लांट दे दो। कोशिश करो कि आउटडोर प्लांट हो और अच्छा रहता है। घर में उनकी जगह कम हो तो छोटा दे दो, गमले में लगाने वाला दे दो, तुलसी का दे दो, तो बेसिल का दे दो। जैसे आपकी एक खाने वाली भी तुलसी आती है, जो हम, एक तो आती है जो चाय में डालते हैं, और वो तो आती है होली बेसिल कहते हैं उसको। एक दूसरी और आती है जो आपके जो फास्ट फूड वगैरह के अंदर आती है साथ में। तो इस तरह के आप बहुत सारी चीज़ें दे सकते हो। तो अपने लिए ले तो कोशिश करो, और ये साल भर करो। दिन तो खाली एक जागरूकता पैदा करने के लिए होता है। एफर्ट हमारे सारे साल रहने चाहिए, और मेरा मानना है कि व्यक्तिगत स्तर पे करो आप। राइट। अगला सवाल संजय जी का है। वैसे तो ये हमने हमारे पूरे इंटरव्यू में बताया है कि घर के लेवल पे कौन से 3 सिंपल स्टेप्स हैं जो हम रोज़ अपना सकें एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। सो ये आई थिंक हम ऑलरेडी बता चुके हैं अपने बड़ा शो सिंपल में। है। एक और बताना चाहता हूँ जी। पानी हमारे नल से बहुत वेस्ट होता है। तो हम पानी जब ब्रश करें, या चाहे हम शेविंग करें या हाथ धोएं, तो पानी का जो फ्लो है वो कम रखें, और उसको नल को बंद कर दें फ़ौरन ही। फिर यूज़ करें, फिर खोलें। नल चलता रहता है कई बार, एक तो ये होता है। ऐसे ही हम यदि बाथ लेते हो तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम बकेट यूज़ करें। जो आज हमारे हिंदुस्तान की जो सिचुएशन है, हम सार से क्या फिर ज़्यादा पानी वेस्ट करते हैं, वो कर सकते हैं। तीसरा क्या होता है, हमारे घरों में बिजली चल रही है, कमरे में कोई नहीं बैठा है, लाइट जल रही है आपकी, पंखा चल रहा है आपका, एसी चल रहा है। और एसी मान लो आप हो तो भी आपने अपना दरवाज़ा आधा खुला छोड़ रखा है, तो एसी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। अब इलेक्ट्रिसिटी का पोल्यूशन से सीधा संबंध है। उसके लिए आपकी नदियों पे बांध बनते हैं, उसके लिए आप देखिए कोयले की खदानें होती हैं, तो कोयले से पोल्यूशन होता है। चाहे सोलर है तो सोलर से कितने पेड़ कट रहे हैं सोलर प्लांट के लिए।
ऐसे विंड एनर्जी में कितने पक्षी मरते हैं, कितने पेड़ कटते हैं। तो बिजली जब भी बनेगी इलेक्ट्रिसिटी, वो वातावरण को डैमेज करती है, तो उसके कंजम्पशन को कम करें। और अभी करोड़ों लोग ये छोटे छोटे कदम उठाने लगे हैं तो हज़ारों मेगावाट बिजली बच जाएगी हमारी। घरों में वेस्ट बहुत होती है बिजली। ऐसे ही आपकी कार है, यदि आप कहीं जाम में फंस गए तो गाड़ी को बंद रखें। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। गाड़ी को बात कर रहे हो आप किसी से, आपको पता है 5-10 मिनट बात करूँगा, चाहे स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, उसको रनिंग मत रखो, उसको साइड में लेके बंद करके बात करो। तो आप जितना कंजम्पशन रोक सकते हो तो वो आप अपने घरों के लेवल पे ये छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हो। बिल्कुल। शीतल का अगला सवाल है कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाकई एनवायरनमेंट फ्रेंडली है या सिर्फ एक मार्केटिंग के लिए है? देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे मेरा बड़ा डाउट है, क्योंकि एक तो जो लिथियम बैटरी है, तो लिथियम की माइनिंग है, ये सबसे पोल्यूटिंग माइनिंग है। और फिर हम आगे का नहीं सोच सकते। आज से 7 या 8 साल बाद में जब ये गाड़ियाँ, इनकी बैटरी जब डाउन होगी और वो बैटरी आपको चेंज करानी है, यदि करोड़ों जो बैटरीज हैं उनका जो सामान है वो कहाँ फेंकेंगे, डिस्पोज कैसे करेंगे, फिर उसको ब्रेक डाउन करेंगे, कितनी एनर्जी चाहिए, कितना पोल्यूशन फैलेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। प्रॉपर सॉल्यूशन तब धरती पे आएगा जब अति धनी लोग, धनियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अति धनी लोग, अल्ट्रा रिच लोग हैं, उनका लालच ख़त्म नहीं होगा। एक आदमी खरबों खरबों रुपए लिए बैठा है, वो ये चीज़ें आपको बना के दे रहा है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डेवलप नहीं होने देता, वो साइकिल की लेन नहीं बनने देता। तो आइडियल जो होता है ना, मेरे जो मानना है, सिटी के अंदर सारा आना जाना साइकिल से हो, क्वालिटी ऑफ साइकिल शुड इम्प्रूव, अच्छी हो भी गई है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट टॉप रेटेड हो, और कारें हैं ये मिनिमम होनी चाहिए। इतने होनी चाहिए कि पूरे भारत में मुश्किल से 2-4 फैक्ट्री होनी चाहिए, इतनी कारें होनी चाहिए। अदरवाइज़ तो चाहे इलेक्ट्रिक हो, चाहे पेट्रोल या डीजल ड्रिवन हो, चाहे हाइड्रोजन कार हो, कोई भी हो, वो वातावरण को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाता है। वो आपके व्यवहार में भ्रष्टाचार लाता है। कंपटीशन होता है, आपको बड़ी कार खरीदनी है, पैसा कहाँ से चाहिए, मेहनत से इतना पैसा आप नहीं कमा सकते, आप कुछ न कुछ ऐसे साधन करते हो या अपने संसाधनों को बेचते हो, या फिर उल्टा सीधा कुछ न कुछ आप ऐसा करते हो जो सामान्यतः नहीं करना चाहिए, दूसरे लोगों को उससे नुकसान पहुंचता है। उसी के फलस्वरूप आप ये सारी सुविधाएं भोगते हो, चाहे लेबर को एक्सप्लॉइट करो, चाहे टैक्सेस की इधर उधर हेरा फेरी करो, या किसी को डिसीव करो। तो ये इनके चांसेस, मतलब मेजॉरिटी में 100% तो कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक कार इन माय ओपिनियन कोई सॉल्यूशन नहीं है। और इलेक्ट्रिक जो 2 व्हीलर्स हैं उसका भी बहुत सी बार केसेस देखने में आए हैं कि उनमें ब्लास्ट हो जाता है, बैटरी फट जाती है। काफ़ी सारे फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, घर हैं जिनके बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ब्लास्ट हो रही हैं। हाँ, तो बैटरी तो लो क्वालिटी की बैटरी, वो सस्ते के चक्कर में लो क्वालिटी की, फिर उसकी मेंटेनेंस लोगों को कराने नहीं आती है, ये भी है। दूसरा, व्हीकल मतलब ट्रांसपोर्टेशन, सिटी ट्रांसपोर्टेशन शुड बी बाइसिकल, राइट। और ये आज नहीं तो 200 साल बाद में वापस आएगा, और उसी दिन जो धरती है ना वो अच्छी तरह से सांस लेगी। बाइसिकल ऐसी आप कार्बन वाली बाइसिकल है, कितना फास्ट चलती है, कितनी अच्छी स्पीड से, लेकिन उसके लिए पहले जो आपका जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो फर्स्ट क्लास होना चाहिए, सो दैट आप अपने ऑफिस में, बारिश का टाइम भी है, आंधी का टाइम भी है, लेट नाइट्स भी होती हैं, लोगों के शारीरिक शक्ति भी कम होती है, तो उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का होना जरूरी है। बिल्कुल। अगला सवाल है ईशा का कि क्या इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पॉकेट फ्रेंडली भी होते हैं या सिर्फ एलीट लोगों के लिए हैं? अभी तक तो ऐसा लग गया कि पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, और वो इको फ्रेंडली हैं या नहीं हैं इनका भी कहीं कोई प्रामाणिकता नहीं है उसकी। तो मेरा तो ये मानना है कि जहाँ तक पॉसिबल हो इको फ्रेंडली जो वस्तुएं आप उपयोग करो, वो आपको उसके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, और आप अपने ही द्वारा बना सको उन चीज़ों को, खास करके खाने की चीज़ें या आपके वेजिटेबल्स हैं, ये तो आप उसको बेटर तरीके से सोर्स कर सकते हो प्रामाणिक लोगों से।
और थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो होगा। राइट। सो ये चैट बॉक्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जो हमने बताए और सर ने उनका बखूबी जवाब दिया है। सो अभी ज़रा हम रैपिड फायर राउंड पे आते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं छोटे मोटे से, थोड़े फनी क्वेश्चंस, तो उस पर करते हैं और माहौल को थोड़ा सा लाइट करते हैं। तो सर सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है कि अगर आप एक पौधा होते तो कौन सा होते? मैं तो पेड़ होता। ओके, नाइस। आप ज़्यादा इको फ्रेंडली है या बजट फ्रेंडली? दोनों ही बैलेंस करना। राइट। अगर आपको एक दिन के लिए यमराज बना दिया जाए तो सबसे पहले कौन सा पॉल्यूटेंट उठाएंगे? सबसे पहले तो मैं फ्यूल जो है आपका फॉसिल फ्यूल, इसको उठाएंगे। वेरी गुड। क्या आप कभी किसी पेड़ से बात कर चुके हैं? मैं अक्सर करता रहता हूँ। वो पेड़ बात सुनता है, पौधा भी बात सुनता कैसे? है, बेल भी बात सुनती है। ये मेरा अनुभव है। जैसे मैंने एक अपने घर पे और वो लगाई ककड़ी की बेल जी। तो उसके बहुत सारे फूल निकलने लग गए। तो मैंने कहा तुम इतने सारे निकल जाओगे तो मेरे को तो बांटनी पड़ेंगी। मैंने तो मैं करता हूँ, खाएंगे सब लोग, तो मैं चाहता हूँ 2 ककड़ी रोज़ाना तैयार हो। ऐसा मैं अक्सर उससे बात करता। तो वो बेल जब तक जिंदा रही उसके 2 ही ककड़ी एक साथ मैच्योर होती थी। अब ये कोइंसिडेंस हो सकता है या हो सकता है उसने मेरी बात सुनी हो। वाओ, अमेजिंग। सो अगला सवाल कि ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा स्कैरी है या घर की बिजली का बिल? ग्लोबल वार्मिंग। ओके। प्लास्टिक बैग्स बैन होने चाहिए या जिम सेल्फी? प्लास्टिक बैग तो बंद होने चाहिए। बिल्कुल बंद होने चाहिए। नाइस। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज का सेशन लगा मुझे और बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हमें सबको जागरूक करने की। और जैसा कि सर ने बीच में ही कहा था कि एक स्पार्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मुझे लगता है कि जो ये बातचीत है इससे कहीं ना कहीं आपके मन में ना वो स्पार्क डेफिनेटली आया होगा। सो ज़रूर से अपनी जन्मदिन पे या किसी भी ख़ास अवसर पे आप एक पेड़ ज़रूर से लगाइएगा। सर एक आखिरी मैसेज जो आप हमारे लिसनर्स को देना चाहें। देखिए, मैं तो अपनी लाइफ में मैंने डिसाइड किया है कि ड्यूरिंग माय लाइफ टाइम मैं 1 लाख पेड़ लगाऊंगा। ओह। और आपको आश्चर्य होगा कि इसमें से मेरा मानना है कि 90% पेड़ मेरे जान पहचान वाले लोग देंगे और अपनी मर्जी से देंगे और बिना किसी अकाउंटिंग के देंगे। तो मेरा मैसेज ये है कि आप प्रयास शुरू करो, आपके साथ कारवान जुड़ जाएगा। लोग आपके साथ हज़ारों की संख्या में आएंगे, आप सोच भी नहीं सकते वो लोग आपके साथ आके खड़े हो जाते हैं और बहुत दिल से आते हैं। तो ऐसा ये मत मानिए कि मैं नहीं कर सकता कुछ भी। हो सकता है कि आप आज काम शुरू करो और 10 साल बाद में लोग आपके साथ जुड़ें, ऐसा संभव है। 9 साल तक कोई भी लोग नहीं जुड़े और 10वें साल आपके साथ एक साथ 50,000 लोग आके खड़े हो जाएं, क्योंकि आपको सिद्ध करना पड़ेगा। दुनिया जिस तरह की है, हमारा आपस में कम्युनिकेशन कम हो गया, तो डिसहार्टन होना बिल्कुल कोई वाजिब बात नहीं है। आप प्रयास शुरू करो। सो थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए और बहुत 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 अच्छा लगा आज का सेशन। सो थैंक यू सो वेरी मच।